हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन डाइजेस्ट। जैसे कि आप सब जानते हैं, कई सारे इंटरव्यूज नेशनल लीडर्स के, पॉलिटिकल लीडर्स के होते हैं। आज हमारे साथ एआईएमआईएम के नेशनल स्पोक्स पर्सन वारिस पठान साहब हैं। सर, हमारे चैनल्स पर मैं आपका वेलकम करता हूं। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या कहना चाहेंगे? मुंबई चलो की जो रैली की गई थी, हजारों लाखों की तादाद में आवाम आपके साथ जुड़ी, काफी सक्सेसफुल रही। इसके बारे में काफी चर्चा रही। क्या क्या लगता है, नेशनल लेवल पर इसका चर्चा हो रहा है? गवर्नमेंट कहां तक इससे ये है, और क्या गवर्नमेंट आपके डिसीजंस पर एक्सेप्ट कर रही है? क्या क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ये चलो मुंबई तिरंगा रैली थी, ये एक हिस्टोरिकल ऐतिहासिक रैली थी जो 23 सितंबर को निकाली थी। ये जी। पूरे देश में, विदेश में, हर तरफ इसके चर्चा हो रहा है कि इतने सुकून से, इतनी शांति से, इतने इत्मीनान से लाखों की संख्या में हज़ारों गाड़ियाँ, हज़ारों मोटरसाइकिल पे लोग औरंगाबाद से निकल कर मुंबई की तरफ आए और अल्हम्दुलिल्लाह डिवाइन ऊपर वाले का भी देखिए, एक किसी की गाड़ी को ना खरोंच लगी, ना चोट आई। सब थाना तक आए, कलेक्टर को मिले, लेटर दिया, निवेदन दिया और जो हमारी मांग थी वो दी। देखिए साहब, ये क्या था कि कुछ दिन से आप हम सब देख रहे थे कि महाराष्ट्र के अंदर भाजपा और आरएसएस वाले मिल के अपने नफरती चिंटुओं को भेज दिए। पहले रामगिरी आया, रामगिरी ने आकर के हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। हमने कहा इसको अरेस्ट करिए, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुए, मगर उसको अरेस्ट नहीं किया। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे साहब खुद वहाँ पे खड़े रहे, स्टेज पे बोले कि इसका बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। अब देखिए, मैं हूँ या आप हो या जो भी भारतीय मुसलमान हो या विदेश का कोई भी मुसलमान हो, हर चीज़ बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अपने हुजूर की शान में गुस्ताखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। उसने ना जी। माफ़ी मांगी कुछ, ना उसको अरेस्ट करा जा रहा है। वो ख़त्म नहीं हुआ, उसके बाद में और एक नफरती चिंटू आ गया, राणे। छोटा सा लॉलीपॉप है टिन्नी, में उसको छोटा टिन्नी बुलाता हूँ। वो आके बोलने लगा कि अगर रामगिरी के बारे में किसी ने कुछ कहा तो मस्जिद में घुसेंगे, चुन चुन के मार डालेंगे मुसलमानों को। अरे भाई, आ जा मस्जिद में, हम तो बोल रहे हैं ना, आएगा तो तू दो टांग के ऊपर, मगर जाएगा स्ट्रेचर पे इंशाल्लाह, इतना हमको यकीन है। हमारे बच्चे मिलके तेरे को मारेंगे। अब इस तरह की धमकियां देना, फिर बोलने का 24 घंटे का टाइम दो, सारे मुसलमान को खत्म कर देंगे। अरे कैसा जी। खत्म करेगा? क्या मुसलमान हाथ में चूड़ियां पहन के? नहीं बेटा, आप डरते रहिए। देखिए साहब, आपके माध्यम से मैं एक बात बताना चाहूंगा दर्शकों को कि मुसलमान डरता किसी के बाप से भी नहीं है। हम कायदे कानून का पालन करते हैं, संविधान को मानते हैं, इसलिए हम कोई इस तरह का गलत काम नहीं करते। हम शराफत से अपनी बात करते हैं। हमने एफआईआर किया, अरेस्ट नहीं हो रहा है वो। तो फिर हमारे जो महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट है, हमारे इम्तियाज भाई, उन्होंने औरंगाबाद से अनाउंस किया कि अगर 5 दिन में उसको आप अरेस्ट नहीं करेंगे तो हम एक रैली निकाल के ले जाएंगे। हम रामगिरी के खिलाफ एक रैली निकालेंगे जो मुंबई जाएंगे और हम सीएम को मिलेंगे, मुख्यमंत्री को मिलेंगे, एक मेमोरेंडम देंगे। क्योंकि कायदा कानून सबके लिए एक बराबरी का होता है। एक कायदा आप सलमान अजहरी के लिए लगाओ, गलत है। उन्होंने तो किसी का नाम नहीं लिया, किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाई, एक अशार पढ़ा तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को आज तक जेल में उठा के डाल दिया गया है। तो उनके लिए कानून अगर है तो इनके लिए कानून क्यों नहीं है? तो हमने कहा हम संविधान देंगे और बताएंगे कि संविधान इक्वलिटी की बात करता है, कानून कायदा सबके लिए बराबर लागू होना चाहिए। हम आए, जी। हमको थाना पे रोका क्योंकि हजारों की तादाद में लाखों लोग आ गए। सबका ही, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं था ये तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियां मिली, तमाम उलेमा इकराम, तमाम हुजूर की मोहब्बत रखने वाले लोग गुस्ताखे रसूल के खिलाफ रास्ते पे उतर गए अपनी मांग रखने। आए, हमने मेमोरेंडम दिया, अभी देखते हैं हम 5 दिन के अंदर। उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, अगर नहीं किया तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इससे बड़ी रैली निकलेगी। और जैसा कि हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब ने कहा कि हम अब आज़ाद मैदान मुंबई के अंदर करेंगे, यकीन मानो ऐतिहासिक, पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं हुआ होगा। वो प्रोटेस्ट हम करके दिखाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि गुस्ताख के रसूल रामगिरी को हिरासत में लिया जाए। सर, कई नेशनल चैनल्स पर इसके बारे में बात हो रही है कि ये इलेक्शन स्टंट किया गया है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये झूठ है, बकवास है, बेबुनियाद बातें हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से नहीं था भाई, सबने मिल के कलेक्टिव डिसीजन लिया कि हमको जाना है हुजूर की शान में। जिसने गुस्ताखी की रामगिरी, उसके खिलाफ ये एहतजाज प्रोटेस्ट था, ये चलो मुंबई तिरंगा रैली थी। सर, मौलाना मदनी का एक नया बयान आया है, आपने उसको देखा होगा शायद, मजलिस के बारे में। उस पर क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, वो उनकी राय है अपनी। वो बोल रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं कि एनआरसी भी होना चाहिए देश भर के अंदर।
वो तो बोल रहे कि अब असद भाई ने तो हमेशा कहा कि मुझे नेता नहीं बनना है, मैं तो आपको नेता बनाने आया हूँ, मैं तो आपके अपनों में से चुन के लीडर तैयार करने आया हूँ। मुझे लीडर बनने का, नेता बनने का कोई शौक नहीं, क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला ने मुझे वजीर आजम से ज्यादा इज्जत से नवाजा है। तो वो अब जी बोल रहे हैं, बोलने दीजिए, सुना है, हमने भी देखा है। सर, महाराष्ट्र की करंट पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है? क्योंकि इलेक्शंस का माहौल बन गया है, कई सारे कैंडिडेट्स वहां पर अनाउंस हुए हैं, तो मजलिस का कैसा वहां पर चल रहा है, पब्लिक में रिस्पांस कैसे मिल रहा है? क्योंकि आप लोगों की पार्टी के प्रोग्राम में हजारों लाखों की तादाद में पब्लिक तो आ रही है, मगर सीट्स में वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? क्या क्या कहना चाहेंगे? होगा, सीट कन्वर्ट होगा, रिजल्ट भी मिलेगा। अभी हमारे सदर ने अनाउंस तो किए हैं कुछ कैंडिडेटों के नाम, और कुछ कैंडिडेटों के नाम आगे दिनों में अनाउंस होगा। लेकिन महाराष्ट्र में इंशाल्लाह हमको यकीन है, हम अच्छी सीटों के ऊपर लड़ेंगे, और हमको इस मर्तबा इंशाल्लाह अच्छी कामयाबी मिलेगी काफी जगहों के क्या, ऊपर। क्या लगता है सर, क्या मजलिस इस बार किंग मेकर का रोल अदा करेगी महाराष्ट्र के इलेक्शंस में? किंग मेकर बने या किंग बने, दोनों में क्या है, हम तो किंग भी बन सकते हैं, किंग मेकर भी बन सकते हैं। लेकिन मैं जिसको बताया कि हम इंशाल्लाह अच्छे जीतेंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हम अच्छी रीत से जीत होगी। काफी सारे एमएलए प्रकाश हमारे जीत। प्रकाश अंबेडकर साहब के साथ क्या वापस अलायंस करने का कुछ डिसीजन हुआ है? क्या डिस्कशन उस पर चल रहा है? आप देखिए, ऐसा हमारे महाराष्ट्र प्रेसिडेंट ने तो लेटर लिखा है सबको, महाविकास आघाड़ी के नेताओं को भी लिखा है। उसमें जो कुछ है वो तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन हमने कहा कि ठीक है, बीजेपी को हराना है, हम भी आएंगे आपके साथ, कांधे से कांधा मिलाकर उनको हराएंगे। अगर मगर मगर लेकिन ये लोग एरोगेंट है, अगर एरोगेंसी में रहेंगे तो अच्छी बात नहीं है, मिलके लड़ना चाहिए। फिर बोलेंगे बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है, अब जिसको जो टीम बोलना है बोले। लेकिन हमने तो सोच लिया है कि हम इंशाल्लाह ताला चुनाव लड़ेंगे महाराष्ट्र में, और हमको यकीन है कि हमको अच्छी कामयाबी मिलेगी। सर, इम्तियाज जलील साहब ने काफी मेहनत की थी, उसके बाद भी इम्तियाज जलील साहब का रिजल्ट उस तरीके से आया। आपने भी आवाम के बीच में रहकर काफी काम किया था, काफी हिंदुस्तान भर पर आपकी भी चर्चा थी, मगर अचानक आपका भी रिजल्ट देखने में आया इस तरीके से। तो इस बार क्या वारिस पठान फिर से इलेक्शन लड़ने वाले हैं? आवाम क्या रिजल्ट देगी, क्या लगता है? देखिए, इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा, मेरी पार्टी ने कहा कि वारिस पठान तुमको लड़ना है और तुमको यहाँ से लड़ना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो मैंने हमेशा जो असद साहब ने कहा सुना, आगे भी सुनेंगे और लड़ेंगे। और पब्लिक है, जनता है, जनता जनार्दन है, जनता को जिसको वोट देना है देगा। मगर होता ही है कि कुछ हमारे इसके अंदर भी लोग ऐसे हैं जो टांग खींचने में माहिर है, जो खुद आज कुछ नहीं कर सकते, दूसरों को नहीं करने देते। तो ऐसे हर कौम कम्युनिटी में लोग होते हैं, और जनता का जो भी फैसला होता है वो सर आंखों के ऊपर है। जनता अगर चाहेगी कि वारिस पठान को जिताकर हमको असेंबली में भेजना है, हमारी आवाज बुलंद हमको करवाना है, वो कर सकता है, बोल सकता है, हमारी तरफ से लड़ सकता है, तो जनता देगी। और इंशाअल्लाह ताला जनता की बात पे तो हमेशा खरा उतरे, कभी हम किसी को मायूस नाराज नहीं सर, किए। सर, ये जो रैली इतनी सक्सेसफुल हुई, क्या काफी प्लानिंग के बाद हुई? क्योंकि काफी दिनों पहले रामगिरी का स्टेटमेंट आया था, तो काफी लंबे अरसे वक्त के बाद आप लोगों ने एहतजाज का ऐलान किया। नहीं, हमने रैली निकाली, प्लानिंग करना पड़ता है ना। इतने सारे अगर लाखों लोग सड़कों पे उतरे, रास्ते पे आए, मुंबई की तरफ जा रहे, तकरीबन 300 साढ़े 300 किलोमीटर जाना है, तो बहुत सारी चीज प्लानिंग करना पड़ता है। गाड़ियों का, लोगों का, वक्त देखना पड़ता है, हर चीज देखने के बाद ही सब होता है। हमारे इम्तियाज भाई भी सब जगह के, महाराष्ट्र के मुख्तलिफ जगहों पर जाके उन्होंने लोगों से बात की, और सब आए। देखिए, अब रास्ते के ऊपर एक कॉल के ऊपर सब उतर गए ना, कितनी कामयाब रैली। मैं तो समझता हूँ कि महाराष्ट्र के इतिहास में इतनी बड़ी रैली कभी नहीं निकली। सर, नेशनल मीडिया में इस रैली को लेकर यह बताया जा रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी ने पहली बार तिरंगे को इतनी तरजीह दी है, इस पर क्या कहना चाहें? नहीं नहीं, देखिए, तिरंगा मेरी जान, तिरंगा है मेरी शान, तिरंगा है मेरी आन, तिरंगा है। तिरंगे से मोहब्बत हमको थी, है, रहेगी। मगर ये हमको नेशनलिज्म, पेट्रोटिज्म का सर्टिफिकेट ये संघियों से नहीं चाहिए ना। ये लोग जो आरएसएस वाले, आपको पता है ना, हमारे तिरंगे का 52 साल तक अपमान किया। इन्होंने नागपुर के हेडक्वार्टर पर तिरंगे को लहराया भी नहीं। आइए हमको नेशनलिज्म सिखा देना। पूछना चाहूंगा, आजादी की जंग, आजादी की लड़ाई में आप कहाँ थे? आप तो नहीं थे, आप तो ब्रिटिशरों के तलवे चाट रहे थे। जब हमारे लोग वतन के आजादी के लिए अपनी जानें गंवा रहे थे, उस वक्त ये थे नहीं। अब आ गए हमको पाठ पढ़ाने, तो इनको बोलो आप मोहब्बत कीजिए। हम तो मोहब्बत करते थे, करते करते रहेंगे। सर, महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम एमपी से, मुस्लिम कम्युनिटी से एमपी नहीं है, और विकास आघाड़ी ने भी किसी को टिकट नहीं दिया, और अब एमएलसी भी मुस्लिम मुक्त कर दिए है। इसके ऊपर आपका क्या स्टैंड है?
अब यही तो बात है ना कि जो सेक्युलरिज्म के चैंपियंस है, सेक्युलरिज्म का बाजा बजाते फिरते हैं रात दिन, उनको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। अब उनको 48 सीटों के ऊपर कोई ऐसा मुसलमान नहीं दिखा जिसको टिकट दे सके। उसके बाद एमएलसी का चुनाव आया, उसमें 18 के 18 एमएलसी, उनको एक नहीं दिखा मुसलमान किसी को बनाया जाए। और मुसलमानों के 90% वोट लेने हैं। मुसलमानों ने भर भर के वोट दिया इनको, मगर ये क्या कर रहे हैं? जब आज शिमला के अंदर तो सरकार हिमाचल में इनकी, आज मस्जिदों के ऊपर बात बनाई तो ये चुपचाप बैठे हो मुंह में निप्पल लेके। इनकी सरकारें नहीं बोलते, इनके मुंह से मुसलमान का अल्फाज नहीं निकलता, मुंह में दही जम जाता है। अब हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, इन्होंने क्या किया? कोई नहीं आया। हम आए तो हम पे ये बोलेंगे वो बोलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पब्लिक ने देखा, लोगों ने देखा, जनता जानती है कि किस नियत से हम आए थे, अल्लाह को पता है नियत। तो ये लोगों को 48 में से एक भी मिलता नहीं, और इल्जाम फिर लगाएंगे मजलिस के ऊपर। अब 90% वोट लिया। और आपको पता है ना, वकफ अमेंडमेंट बिल जब आया था जी पार्लियामेंट में हुआ, तो हमारे महाराष्ट्र में तकरीबन 9 एमपी उद्धव ठाकरे सेना के जीते थे, महाविकास आघाड़ी का हिस्सा थे। लोगों ने वोट दिया, भर भर के मुसलमानों ने उनको वोट दिया, जीत गए। मगर जब बिल इंट्रोड्यूस हुआ ना, तो 9 के 9 गायब हो गए। अब कहाँ गए, किधर थे, क्यों नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन गायब थे। तो क्या क्या इनसे सवाल करा जाए? मुसलमानों के अगर आप हमदर्द बनते तो उनके लिए भी तो कुछ करो ना। आप खाली अब वोट इस्तेमाल करेंगे, वोट तुम्हारा, बाद में हम तुमको भूल जाएंगे, तो ये अब नहीं चलने वाला ना आगे के दिनों में। हक चाहिए हमको भी। अब मुसलमान समझदार हो गया है, जवाब सर। देगा, करारा जवाब देगा। सर, कई इश्यूज पे आप नेशनल मीडिया में डिबेट्स में जाते हैं, वहीं देखा गया है मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर एक अलग तरीके का माहौल बना चुके हैं मीडिया, नेशनल मीडिया में। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मीडिया को तो सब लोग बुलाते ही है गोदी मीडिया, ये तो जो सरकार चाहती है वही पूछते हैं सब। मैं तो हमेशा बोलता भी हूँ कि मैं, मेरे सामने अगर कोई बीजेपी का स्पोक्स पर्सन बैठा है तो मैं बोला, तू क्यों फिक्र करता है, तेरे साथ तो और भी स्पोक्स पर्सन है ना। मगर मैं तो अकेला हूँ, सबको जवाब देते हैं। वो उनका काम करते हैं, वो सरकार को खुश करने के लिए करते हैं। हमको जवाब देना आता है ना, और मुंह तोड़ जवाब देना आता है ना, करारा जवाब देते हैं। हमारी जुबान की आतिशबाजी का मुकाबला नहीं कर सकते ये लोग। जी हम संविधान कायदे कानून में रहकर अपनी बात रखते हैं, और बहुत बखूबी रखते हैं बात, तथ्य के साथ, तर्कों के साथ अपनी बात करते हैं। आप सर। अपनी नफरत फैलाते रहो, हम मोहब्बत फैलाते रहेंगे। सर, इंडिया अलायंस में तकरीबन पार्टीज मिलकर बीजेपी का मुकाबला कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी ओपनली बीजेपी की मुखालिफत करती है। तो एमआईएम को क्यों ये लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, या मजलिस अपनी तरफ से ज्वाइन नहीं होना चाह रही है? इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं आपको जवाब दिया ना कि हमारा जो महाराष्ट्र का चुनाव है उसमें महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट हमारे, उन्होंने लेटर लिखा है, बताया प्रपोजल। अब इनके पास, इनको आना चाहिए ना कि ठीक है भाई, क्या है क्या नहीं। मगर अगर ये बैठे रहेंगे, इग्नोर करेंगे, जवाब नहीं देंगे, तो हम तो लड़ेंगे ना। चुनाव लड़ना डेमोक्रेसी को हेल्दी करता है, संविधान ने अधिकार दिया ऐसा इनको लड़ना, इसी तरह हमको भी अधिकार है। और हम लड़ेंगे चुनाव, पब्लिक मैंडेट देगी, पब्लिक बताएगी क्या है क्या नहीं है, सब सबके सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। सर, आप एक एडवोकेट हैं। जज के डिसीजंस की अगर बात करें तो देखा जा रहा है, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उनके डिसीजन से पहले बुलडोजर पॉलिटिक्स जो चल रही है यूपी में, बिहार में, कोई भी अगर किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहा है तो सडनली उसका घर दूसरे दिन इलीगल डिक्लेयर कर कर तोड़ा जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम लोग पहले से बोल रहे थे, ये बुलडोजर पॉलिटिक्स, ये ठोक डालूंगा वाला पॉलिटिक्स, यह संवैधानिक है, ये नहीं चलता। हमारा देश कायदे कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। अगर आपको लगता है कि किसी आदमी ने एक घिनौना जुर्म किया है, उसको फांसी पे चढ़ा दो, लेकिन उसको गिल्टी डिक्लेयर करने के पहले ही आप सीधे जाके उसके घर को बुलडोजर से उखाड़ दोगे, तो ये तो असंवैधानिक है। उसके घर में अकेला तो वो नहीं रहता, उसके माँ बाप भाई बहन सब रहते हैं। तो सजा सबको क्यों देना चाहिए? जो इंसान ने किया अगर कोई गलत, आप उसको फांसी दे दो। तो फिर कोर्ट कायदे सब बंद कर दे देना चाहिए ना, वकीलों को घर भेज देना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई ना, ठोका इनको कि अगर एक आदमी कन्विक्ट भी है, गिल्टी भी है, तो भी आप उसके घर को तोड़ नहीं सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त अल्फाजों में इसकी मसम्मत की। और आप देखिए, बुलडोजर जो चला मैक्सिमम, तो मुसलमानों के ऊपर ही चला ना। तो ये जी दर्शाता है बीजेपी की मानसिकता। बीजेपी एंटी मुस्लिम पार्टी हम तो बोलते थे, और एक्शनों से पता भी चल रहा है। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट ने बराबर ठुकाई की है, तो बुलडोजर सारा थोड़ा सारा रुकेगा, बुलडोजर वाला काम थोड़ा। सर, वक्फ अमेंडमेंट पर क्या कहना चाहेंगे? अवाम को आज भी उसके बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है, क्योंकि देखा गया
जो भी उसके ऊपर कार्रवाई हुई, जो वर्क किया गया, जो उसको बैन करने के लिए जो कोशिश हुई, सिर्फ शहरों में हुआ। आप एक एडवोकेट हैं तो आप डिटेल में क्या आवाम को वक्फ अमेंडमेंट में क्या क्या मुसलमानों के लिए हो या मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नुकसानात हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, बहुत बड़ा टॉपिक है। वक़्त के ऊपर बात करने के लिए कम से कम 1 घंटा चाहिए। इस वक़्त मैं आपको यानी संक्षिप्त में शॉर्ट में ये बताना चाहूँगा जी, कि वक़्त अमेंडमेंट बिल जो आया, ये संविधान के आर्टिकल 25, 26, 29 का उल्लंघन करता है। ये जो बिल है, सरकार की मंशा जो है, ये गलत मंशा से बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। बीजेपी चाहती है कि मुसलमानों की जो ज़मीन है, उसको हड़प कर लिया जाए। मुसलमानों की यतीमों का जो अधिकार है, उसको खा लिया जाए। मुसलमानों के बेवाओं का, मिस्कीनों का जो अधिकार है, उसको छीन लिया जाए। ये हमारी मस्जिद, मदरसे, हमारे कब्रिस्तान को छीनने वाले, ये इनकी नीयत है। इस कोशिश से ये बिल लाया गया। बिल को इंट्रोड्यूस किया, काफ़ी उसमें चर्चा है। अब जेपीसी बैठी हुई है। जेपीसी की मीटिंग काफ़ी चली है। लोगों ने अपने-अपने उसमें सुझाव रखे। अब उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्यूआर कोड निकाला है। उन्होंने बताया कि जो ऑब्जेक्शन लेना चाहता है, क्यूआर कोड पे लिंक करे और ऑब्जेक्ट करे। तो मुझे, मेरी जानकारी के मुताबिक तो करोड़ों के हिसाब से ऑब्जेक्शन चले गए हैं। अब सरकार इस बिल को वापस लेना चाहिए, हमारी मांग है, क्योंकि ये बिल में जितने भी ये 44 सब चीजें हैं, ये टोटल के टोटल इलीगल है। और ये एकदम मुसलमानों का जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ की मिल्कियत है, जो हमारे बुजुर्गों ने सवाब की नीयत से दी थी, उसको भाजपा हड़प कर लेना चाहती है। इनकी नीयतों में खोट है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार ने जो बिल लाया है वक्फ का, वापस चला जाए। मुझे यकीन है कि वापस चला सर, जाएगा। अगर चलिए से सर। ये बिल वापस नहीं हुआ, क्योंकि दूसरे जो भी बिल्स ये लोगों ने जबरदस्ती से लाए, उस तरह से अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल भी पास हुआ तो उस पर मजलिस का क्या स्टैंड होगा? नहीं, देखिए, यू मजलिस का स्टैंड क्लियर है। हम तो बिल के अगेंस्ट में हैं। सरासर बात, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ओवैसी साहब ने तो पार्लियामेंट में भी कहा, जेपीसी कमेटी के वो मेंबर भी है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी मेंबर है। तो हर जगह उन्होंने तो फैक्ट के साथ बताया, एक एक सेक्शन के साथ बताया कि ये गैर कानूनी है, ये नियत वाला, खोट वाला सेक्शन है, इस सेक्शन से कितने नुकसानात हो सकते हैं। सारी चीजें उन्होंने मुकम्मल इससे बता दी है सब तरफ। और सरकार यू टर्न तो मारा ही है ना, फार्मर का बिल ले लिया वापस, तो हमको यकीन है कि ये भी आएगा यू टर्न सरकार। सर, एट बहुत द बहुत एंड शुक्रिया आपके एट साथ द बैठ एट के द एंड मुझे। में आवाम से क्या कहना चाहेंगे सर, रामगिरी के इशू पर? आवाम से मैं यही कहूंगा कि जो लोग चलो मुंबई तिरंगा रैली में नहीं पहुंच सके किसी भी वजह से, वो कम से कम सोशल मीडिया के जरिए, अपने ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा के जरिए लिखते रहे, अरेस्ट रामगिरी, गुस्ताख रसूल को अरेस्ट कीजिए और कानूनी उसको सजा दीजिए, ताकि इस तरह की आगे से कोई बकवास ना करे इस्लाम के बारे में। एक थैंक यू सर, थैंक यू, आपका वक्त मिला, बहुत थैंक बहुत यू। शुक्रिया सर। थैंक यू सर।